जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस है, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से टॉप 15 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद कर लीजिएगा कि अगर आप जितना ज्यादा सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जितना ज्यादा अपने कॉपी में सब्जेक्टिव लिखेंगे, जितना ज्यादा खासकर आप रटेंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में उतना ही अच्छा खासा नंबर आएगा। ये आप लिख के रख लीजिए, 100% आप लिख के रख लीजिए कि अगर आप जब तक सब्जेक्टिव रटेंगे नहीं, जब तक याद नहीं करेंगे, जब तक कॉपी में नहीं लिखेंगे, तब तक आपको अच्छा खासा नंबर आ नहीं सकता है। तो प्लीज आप सब सब्जेक्टिव पे फोकस दीजिए। आपका बहुत ही ज्यादा समय नजदीक आ गया हुआ है एग्जाम का, ठीक है। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होता है और टेस्ट के माध्यम से आप जो है अपना तैयारी पता कर सकते हैं कि आपका टेस्ट कैसा है। तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां पर आपको टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा और थोड़ा मोड़ा पीडीएफ आपको 1% पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर 1% मिल जाएगा। 99% लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से, आज का जो क्लास है वह सेट 5 है और आपको हम टोटल जो सेट देने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक सेट देने वाले हैं। और 10 का 10 सेट अपने लिख लिया, अपने कॉपी में याद कर लिया अच्छे से, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 90 या 95% तक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके हैंड राइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान देखा जाता है कि अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो और अच्छा खासा नंबर देता है कौन? जो चेक करता है वो। तो जाके जरूर देखिएगा सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या तो आई बटन से भी जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और जितना भी हम आपको सेट पढ़ाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर में क्या करा है कि मुंबई प्लान क्या है? मुंबई का है या बंबई का है? दोनों बात एक ही है। मुंबई या बंबई प्लान किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है कि मुंबई प्लान का अर्थ होता है कि मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने देश को तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सरकार के सामने एक योजना पेश किया, जिसे मुंबई प्लान कहते हैं। इसके अध्यक्ष JRT डाटा थे। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इस प्रश्न को और अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहाँ पर रह रहे? गांव में रह रहे, ठीक है। गांव में क्या रह रहे? यहाँ गांव है, ठीक है। और यहाँ पर आप रह रहे और यहाँ का गांव है, यहाँ का गांव है, यहाँ, ठीक है। ये 4 और ये चारों का 4 आदमी क्या कीजिएगा? मिल जाइएगा, 4 आदमी मिल जाएगा। तो क्या होगा? आप सोचिए, 4 आदमी करे बातचीत करिएगा कि यहाँ पर विकास करना है, तो ये फलना चिल्ला लाइए, फलना चिल्लाइए, तो सरकार के सामने थोड़ा सा पेश कीजिएगा। तो इसके बाद सरकार देखेगा तो हाँ कहेगा हाँ ये करने वाला लायक है। तो उसी प्रकार जो मुंबई के 8 उद्योगपति, कौन थे? कितने? 8 उद्योगपतियों ने क्या किया? जिसके पास पैसा वैसा बहुत ज्यादा था, उन्होंने क्या किया? औद्योगिक मतलब कारखाना और खाना को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए या विकास करने के लिए उन्होंने सरकार के सामने एक पेश योजना किया। क्या क्या योजना पेश किया? कि सरकार इस पर निर्णय ले और अच्छा से सामान करने की कोशिश करे। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1947 में थी। और इसके जो अध्यक्ष है कौन है? JRT डाटा। ये कभी पूछा नहीं गया है और नहीं पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि मुंबई प्लान की स्थापना कभी थी? तो 1947 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन से आप क्या क्या समझते हैं? आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा, देखने में कि सर मजा नहीं आ रहा है। तो देखिए, जब तक आप याद नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक कैसे याद होगा? नहीं याद होगा। तो कोशिश कीजिए कुछ बोलने का भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए नियोजन से आप क्या समझते हैं? उत्तर में आपको लिखना है कि किसी भी कार्य को एक निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए तथा उसके लक्ष्य को प्राप्त करना या प्रशासन करना नियोजन कहलाता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। इस प्रश्न को समझिएगा अच्छे से, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है? किसी भी कार्य को एक निश्चित अवधि में, निश्चित समय में, निश्चित टाइम में पूरा करने के लिए, उस जो काम दिया जा रहा है, जैसे मान लिया आपको एग्जाम का टाइम दिया गया है कि आपको फरवरी में एग्जाम होगा, उससे पहले आपको क्या करना है? पूरा तैयारी कर लेना, अपना सिलेबस का पूरा तैयारी कर लीजिएगा। तथा उसके लक्ष्य को प्राप्त करना, मतलब कि उस लक्ष्य को जो फरवरी में एग्जाम देना है
उस लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है, या प्रसान करना, मतलब उस लक्ष्य को प्रसान करना कह सकते हैं, नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, नियोजन कहलाता है। इसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो निम्नलिखित होते थे, जैसे सभी देशवासियों के लिए आजीविका जुटाना। क्या होता है, सभी देश, पूरा देश के जितने भी लोग हैं उस देशवासियों को क्या होना है, आजीविका जुटाना। राष्ट्रीय संपत्ति को केंद्र तक रोकना, ये जो है ना राष्ट्रीय संपत्ति, जो पूरे भारत का जो संपत्ति है कह सकते हैं, उसे केंद्र तक जाने से रोकना। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करना, और समाज में क्या होता है, डकैत उकैत आता है और सामान वामान पूरा लूट वगैरह लेकर चला जाता है, तो उस पर क्या करना चाहिए, रुकावट करना चाहिए, उस पर सुरक्षा होना चाहिए, यहाँ पर सैनिक होना चाहिए। समाज के पिछड़े वर्गों को कल्याण करना चाहिए, और जो समाज गरीब में है, गुजर रहा है और उसके पास खाने होने के लिए भी नहीं कुछ है, तो उस समाज में क्या करना चाहिए, कुछ पैसा वैसा देकर, कुछ अनाज उनाज देकर उसका कल्याण करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का टर्म था, आपको जरूर ये सब प्रश्न समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरा जो भाषा है देसी है, देसी देसी ना बोला कर छोड़िए, ये बोला गया जैसे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, देसी इतना मस्त पढ़ाएंगे आपको देसी तरह से कि आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में आ रहा भी होगा, मुझे 100% उम्मीद है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न में क्या है कि नाटो क्या है। 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि नाटो क्या है। उत्तर में आपको लिखना है कि नाटो एक सैनिक संगठन है। सैनिक संगठन मतलब समझते हैं कि जैसे भारत का आर्मी हो गया तो ये भी सैनिक है, पुलिस हो गया ये सब सैनिक है, उसी प्रकार नाटो का भी एक सैनिक संगठन है, जिसे क्या कहते हैं, वो सब सैनिक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी मेरे बच्चों, 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। किसके रोकने के लिए, सोवियत संघ, जो कि आपको पता होगा एक यूएसए और एक यूएसएसआर था। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। ये क्या करते हैं, ये स्थापना करता है किसका, नाटो का, और ये स्थापना करता है वर्सा पैक्ट का। किसका करता है, वर्सा पैक्ट का। और इसकी जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, इसकी हुई थी 1955 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय सेल्स में, ब्रुसेल्स यहाँ पर होना चाहिए, सेल्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्रुसेल्स है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 30 है। इसका संगठन आज शांति का सहभागी कहा जाता है। किसका, नाटो की जो स्थापना हुई उसका उद्देश्य क्या रहा, शांति का सहभागी कहा जाता है। इसमें टोटल सदस्य की कितनी है, तो 30 है। इसके जो क्या कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये भी प्रश्न 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, 2 नंबर में। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में क्या कहता है कि संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश से आप क्या समझते हैं, संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। ये किसी न किसी तरह से आपके बोर्ड में पूछेगा, उत्तर आपको यही देना है कि संघ शासित या केंद्र शासित का तात्पर्य है कि जहां का शासन केंद्र सरकार या उसके द्वारा नियमित की गई प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है, उसे ही केंद्र शासित कहते हैं। भारत में केंद्र शासित की संख्या कितनी है, 8 है। इस प्रश्न बनता है, एक बच्चा बोलेगा, कोई भी बच्चा बोल सकता है कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों रहता है। का एक प्रश्न डाउट आपको आ रहा होगा कि सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे तो क्या हमको 2 नंबर देगा। यस, 100% आपको 2 नंबर देगा। क्या देगा, 100% आप लिख लीजिएगा, आपको 2 नंबर देगा। क्यों देगा, अब वो भी समझिए। देखिए ये नहीं कहता है कि आपका जो एग्जाम चेक कर रहा है वो नहीं कहता कि हाँ ये बच्चा कितना लिखा है। आप ढेरों पन्ना लिखते थे, 5 पन्ना लिख दीजिएगा। कहा गया है कि ढेरों पन्ना लिख दीजिएगा तो उसे कोई फायदा नहीं है। हाँ, वही प्रश्न को अगर आप सिंपल में और छोटा सा लाइन में लिखते हैं तो उसमें प्रश्न में आपको 100% अच्छा से अच्छा नंबर देगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये नहीं कि सर बहुत बड़ा लिखेंगे तो अच्छा नंबर देगा, ये कभी नहीं होता है। जितना शॉर्टकट में लिखेंगे और जितना मीडियम में लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। हाँ, सब्जेक्टिव 5 नंबर ही में थोड़ा सा लिखना पड़ता है वहां पर। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि राज्य एवं संघ शासित में अंतर लिखे। राज्य और संघ शासित, ये जैसे अभी केंद्र यहाँ पर देखे थे, संघ शासित कितने हैं तो 8 है। केंद्र शासित कहिए या संघ शासित कहिए, एक ही बात है। और राज्य टोटल कितने हैं, 28 है। और संघ शासित कितने हैं, 28 है। तो इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि राज्य व संघ शासित में निम्नलिखित अंतर है, जो कि इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। राज्य का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाते हैं। ये जो राज्य का हो जाता है, जिससे बिहार राज्य हो गया। ठीक है, बिहार एक प्रकार क्या है, राज्य है। और वहां पर जो शासन करते हैं किसके द्वारा करते हैं, जनता के द्वारा। जनता जब चुनता है, जैसे हम नीतीश कुमार के चुने हैं तो नीतीश कुमार शासन कर रहा है तो उसी प्रकार कर सकता है। ठीक है, जनता के द्वारा चल रहा है। जबकि संघ शासित प्रदेश का संघ द्वारा नियमित होता है। किसके द्वारा, संघ द्वारा नियमित होते हैं। 5, 6, 7 आदमी 10 मिनट मिलके उसे व्यक्ति करता है। ठीक है, राज्य, भारत में राज्यों की संख्या 28 है और संघ शासित की संख्या 9 है। 9 नहीं 8 है, क्योंकि यहाँ पर अभी जस्ट आपको देखे थे
8 है, कितना है? 8 है, ठीक है, याद रखिए। अभी एक हट गया है। राज्य में विधानसभा होता है, जबकि संघ शासित में कोई विधानसभा नहीं होता है। राज्य में जो होता है क्या होता है? विधानसभा होता है और संघ शासित में कोई विधानसभा नहीं होता है। जैसे केंद्र शासित में ले सकते हैं, दिल्ली भी है ना? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न बनता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दल बदल कानून के मुख्य बिंदु क्या है? दल बदल कानून, दल बदल मतलब क्या हो गया? बदलना, एक इधर बदलना तो इधर बदलना। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर में लिखना है कि दल बदल कानून का तात्पर्य यह है कि जब किसी दल अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, उसे ही दल बदल कहते हैं, जिसे सरकार ने 1985 में गैर घोषित करते थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न आपको क्या किस तरह से पूछेगा कि ये दल है, ठीक है, और ये भी दल है, तो ये दल आपका है, तो अपना दल छोड़ के आप क्या चल देते हैं? दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? दल बदल हो गया। अपना दल छोड़ के दूसरे दल में, किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अपने निस्वार्थ के लिए, अपने सपना के लिए, ये सब छोड़ छाड़ के क्या करते हैं? आप दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ये नहीं अच्छा है। और इससे बाद में क्या किया? सरकार ने इसे गैर संवैधानिक घोषित किया, गैर कानूनी घोषित कर दिया कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये उचित नहीं है, इसीलिए ये हटा दिया गया नियम है। जिस भी आप पार्टी में है उसी पार्टी में आप रह सकते हैं, ठीक है। कब से? 1985 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग का नाम लिखिए, कौन सा है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगा है मुझे यही है। क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी, कब की थी मेरे बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है मेरे बच्चों? इसका जो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसका काम विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व है। इसमें 4 प्रमुख अंग है। देखिए इसका जो मुख्य काम कितने हैं? विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व है। इसका जो 4 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा। क्या होगा? यहाँ पर 6 प्रमुख अंग है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले एक में लिखना है महासभा लिखना है, दूसरा में लिखना है सुरक्षा परिषद, और तीसरा में लिखना है आपको क्या लिखना है? आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ये सब क्या है? ये किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है। और इसे आप जरूर अपने कॉपी में हो सके तो नोट कर लीजिएगा। प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट वाले तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को कि तीसरी दुनिया का किस देश से किसे कहते हैं? कहते कह रहा है कि तीसरी दुनिया का देश किसे कहा जाता है? तीसरी दुनिया मतलब तीसरा नहीं हो सकता, नहीं पहला ना दूसरा, ये तीसरा होगा। देखिए क्या कहता है कि तीसरी दुनिया का तात्पर्य है कि ऐसा देश जो समाजवादी व पूंजीवादी विचारधारा को छोड़कर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए, उसे तीसरी दुनिया का अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे ये भारत है, जैसे मान लीजिए ना पूंजीवादी हो और ना समाजवादी हो। समाजवादी में आपको आते हैं रूस आते हैं, ठीक है, चीन आते हैं, याद रखिएगा, ये भी आपको पॉइंट रख सकते हैं। पूंजीवादी में जो है अमेरिका आता है, आपके इंग्लैंड आते हैं, ये सब देश जो है कहाँ पर आते हैं? पूंजीवादी में आते हैं। और एकमात्र जो भारत है, एकमात्र भारत है क्या है? वह मिश्रित है। मिश्रित मतलब क्या है? इसमें पूंजीवादी मतलब कि समाजवादी भी रह सकते हैं और पूंजीवादी भी रह सकते हैं। इसमें सरकार और जो धनी व्यक्ति होते हैं उसका मेल मिलाप होता है इस व्यवस्था में। किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है 9 नंबर प्रश्न में, देखिएगा अच्छे से कि नई विश्व व्यवस्था क्या है? नई विश्व व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कि न्यू इकोनॉमिक्स का नहीं, न्यू ये तो दूसरा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नई विश्व व्यवस्था का तात्पर्य है कि ऐसा देश जहाँ कानून का शासन हो। किसका शासन हो? कानून का। जैसे कानून हो गया, जैसे मान सकते हैं नेता हो गया, ये हो फलाना चला, ये सब क्या है? कानून के कार्य कर रहे हैं। और कोई देश हस्तक्षेप ना करे, और कोई दूसरा देश, जैसे मान लीजिए ये हो गया यूएसए, मान लीजिए आप भारत ही मान लीजिए, भारत ले लीजिए, और यहाँ पर चीन है। चीन क्या करेगा? इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, नहीं कोई मतभेद करेगा। कोई मामले में सबको विकास का समान अवसर मिले, और कोई भी अवसर, कोई भी कार्य हो रही हो तो उसमें क्या मिले? उसको पूरा का पूरा हक है कि वो कार्य में भाग ले। जैसे मान सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि गांव समाज में अगर कोई कार्य हो रहा है, गांव समाज में कोई कार्य हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? वो जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हम घर और बना रहे हैं, आप भी घर बना रहे हैं, तो उस घर में जब हम घर बनाएंगे तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा? हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। और बल्कि जो और कोई भी काम, विकास के काम हो, तो उसमें आप क्या कीजिएगा? अवसर दीजिएगा हमें भी, ठीक है। तो ये प्रकार कहा जा रहा है, जरूर आपको याद हो गया होगा।
केंद्रवादी दल किसे कहते हैं? केंद्रवादी दल किसे कहते हैं, इसे बताइए। केंद्रवादी दल किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखना है आपको कि केंद्रवादी दल का तात्पर्य है कि वह पार्टी जो न तो दक्षिणपंथी हो न वामपंथी हो, बल्कि दोनों के बीच स्थित हो, वह केंद्रवादी दल कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रवादी दल का तात्पर्य है कि वह पार्टी जो न तो दक्षिणपंथी हो और न वामपंथी हो, बल्कि दोनों के बीच स्थित हो, वह केंद्रवादी दल कहलाता है। तो ये जरूर आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर में क्या करा है कि पंचवर्षीय योजना का आयोग क्या है? पंचवर्षीय योजना का आयोग क्या है? तो इसके बारे में उत्तर में आपको लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कॉल आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ पर क्या करा है कि पंचवर्षीय योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग द्वारा देश के विकास के लिए बनाई गई 5 वर्षों की योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो योजना आयोग है वो कितने वर्ष का होता है मेरे बच्चों? 5 वर्षों का होता है। और ये बनाई गई थी किसके लिए? देश के विकास के लिए। जैसे भारत देश हो गया और उस देश में क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए, तो उसे ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 1 अप्रैल 1951 को किया गया था, जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चला था और दूसरा 1956 से लेकर 1961 तक चला हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दो प्रश्न बनता है। पंचवर्षीय योजना हो गया, नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। ये सब का जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। अब देखिए संकटकालीन स्थिति का क्या प्रभाव है? संकटकालीन नहीं कहते कि संकट हो गया, संकट कुछ ना कुछ बिगड़ गया है। उत्तर में आपको लिखना है कि संकटकालीन स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित है। क्या है? संकटकालीन स्थिति का जो प्रभाव है वो निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले है मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। क्या होता है? संकटकालीन स्थिति में जो होता है वो मौलिक अधिकार हो जाता है, जो कि 6 है, वो आपको पता है। पुलिस का वर्चस्व कायम हो जाता है। वर्चस्व का अर्थ होता है कि उसका जो अधिकार कह सकते हैं वो पुलिस का स्टार्ट हो जाता है, शासन शोषण करना ये कह सकते हैं। लोकतांत्रिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ये जो लोकतांत्रिक में क्या होता है, देश का विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, मतलब गिरना स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। न्यायपालिका के अधिकार सीमित हो जाते हैं। न्यायपालिका के जो अधिकार आते हैं वो सीमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का आपको हम समझाए हैं, ये समझ में जरूर आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करा है 13 नंबर में कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करा उत्तर में देखिए कि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल का तात्पर्य यह है कि जिसका कार्य संपूर्ण देश में होता है, राष्ट्रीय दल कहलाता है। राष्ट्रीय मतलब कि पूरे देश के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब कि पूरे देश के, मतलब जैसे ये आपका भारत हो गया, ठीक है, भारत हो गया, ये पूरा देश है, ठीक है। और यहाँ पर कोई क्षेत्र है, इतना दूर का जो राजा होगा वो उतना क्षेत्र का हो गया, और ये पूरा राष्ट्र का होगा। क्या हो गया? ये पूरा राष्ट्र का हो गया। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। जबकि किसी क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले को हम क्षेत्रीय दल कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल 7 है और क्षेत्रीय दल 1112 है। यहाँ पर 1112 112 होना चाहिए, ठीक है, 112 होना चाहिए। इसी प्रकार 112 या 111 1112 होगा, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। थोड़ा सा और चाहे तो इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय दल में जो होते हैं पूरे राष्ट्र का होते हैं, मतलब कि पूरे भारत का इसमें विकास किया जाता है। लेकिन क्षेत्रीय दल का जो होता है वो अपने क्षेत्र सीमित होता है, मतलब कि अपना जो क्षेत्र, कुछ क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में विकास विकास का कार्य करते हैं, तो उसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। राष्ट्रीय मतलब कि पूरे भारत को, ठीक है। अब देखिए आपके सामने जो है 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भूमंडलीकरण या विश्व व्यापारीकरण के प्रभाव को लिखे। क्या करा है कि भूमंडलीकरण एवं विश्व व्यापारीकरण के प्रभाव को लिखे। तो उत्तर में आपको लिखना है कि भूमंडलीकरण या विश्व व्यापारीकरण के निम्नलिखित प्रभाव थे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले लिखना आपको आर्थिक विकास का गति बहुत तेजी हो गया। क्या होता है इसमें जो होता है, ये जो आर्थिक इकोनॉमिक्स विकास का क्या होगा, गति बहुत तेजी हो गया, मतलब कि पैसा उसे जो है उसका विकास होने लगा बहुत ही ज्यादा, राइट, बहुत ज्यादा विकास होना स्टार्ट हो गया। संचार के विकास ने मानव का जीवन बदल दिया। संचार मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है, पढ़ाई लिखाई जो है वो संचार के माध्यम से होता है। संदेशों का आदान प्रदान जो होता है संचार के माध्यम से होता है। तो इन्होंने क्या किया, मानव के जीवन को ही पूरा बदल दिया बढ़िया से, ठीक है।
यहाँ पर ये हो गया विश्व राज्य विश्व नगर को का विकास हो रहा था। विश्व राज्य जो है विश्व नगर की ओर विकास हो रहा था। ठीक है, नए नए सामाजिक व आर्थिक आंदोलन हो रहा था और नए नए जो हो गया सामाजिक आर्थिक ये सब का आंदोलन धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ। किसमें? भूमंडलीकरण या विश्व व्यापारीकरण के प्रभाव को देखिए इस प्रकार पूछेगा तो। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र मुक्त हो रहा है, नए नए बाजार खुल रहे हैं, आर्थिक जो क्षेत्र जो थे वो सब क्या है मुक्त हो रहा है। और नए नए बाजार जैसे नहीं दिखते कि नया नया कारखाना खुल गया, नया नया बाजार खुल गया, नया नया मॉल खुल गया, ये सब का धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गया। पूंजी का मुक्त व्यापार हो रहा था, पूंजी का जो हो रहा था क्या मुक्त व्यापार। जैसे ये जगह हो गया, ये जगह है, यहाँ पर टैक्स वगैरह आने जब पूंजी की खेती करने आते थे तो टैक्स लगता था, लेकिन ये जो हो गया मुक्त व्यापार के कारण वो सब समाप्त हो गया। सारी दुनिया विशाल होती जा रही थी और सारी दुनिया जो है विशाल होती जा रही थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना हो रही थी। इस प्रकार का कुछ टर्म था, ये आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितना? 5 नंबर का। जरूर अगर आप चाहे तो याद करके 5 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख अंग है, कारण बताएं। अब आपके सामने जो सेट 6 आएगा या सेट 7 आएगा उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो भी हम गेस करके देंगे उसमें से जरूर आपको 5 में आपको 2 या 3 जरूर आ जाएगा। ठीक है, जरूर आप 5 या 6 का जरूर याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और उत्तर में देखिए क्या लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख अंग है। क्या है? जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का प्रमुख अंग है, मेन अंग है, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि जब देशी रियासतें विलय हो रहा था तब वहां के राजा हरि सिंह अपने राज्य व जनता के हित के लिए 26 अक्टूबर 1947 को शामिल हो गए थे। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा स्टोरी वगैरह है, ये आपके 2 नंबर का है। और जम्मू कश्मीर की समस्या पर 5 नंबरी हम लाएंगे अगर आप कमेंट करिएगा तो। आज का जो सेट था कैसा लगा और सेट 6 लाए या नहीं लाए ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सेट 6 के लिए बहुत ही जल्दी हम कमेंट कर देंगे। जरूर आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेट 1 से लेके 4 तक का वीडियो है। देखिए जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं देखेंगे ना, मंजिल पाना है तो मंजिल अगर पाना है मेरे प्यारे बच्चों तो सही सही रोड पे चलिए। ठीक है, अगर आपको मंजिल पाना है तो सही रोड पे चलिए, और अगर रास्ता ही अच्छा नहीं होगा तो आप मंजिल नहीं पा पाइएगा। तो रास्ता आपका यही अभी अच्छा है कि आप सब्जेक्टिव पे फोकस दीजिए, चाहे थंबनेल 2022 क्यों ना लगा हो। जाके जरूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।